दोस्तों, फ्यूजन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसी करके मैं आपका क्रैश कोर्स पूरा खत्म करूंगा मात्र 1 महीना में। 1 महीना में आज हम आपके लिए 17 या 15 के करीब में गेसिंग क्वेश्चन लाए हैं, वो भी सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए प्रभावशाली क्रैश कोर्स प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है मूलरता को परिभाषित करें। पहला क्वेश्चन है मूलरता को परिभाषित करें। ठीक है, तो क्या है, किसी बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? बिलियन का मूलरता कहते हैं। ठीक है, किसी बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? बिलियन का मूलरता। मूलरता का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो मूलरता का फॉर्मूला होता है विलय की मोलों की संख्या बटा लीटर में बिलियन का आयतन। ठीक है, मूलरता किसे कहते हैं? किसी बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उस बिलियन का मूलरता। मूलरता का फॉर्मूला होता है विलय में मोलों की संख्या बटा में लीटर में बिलियन का आयतन। ठीक है, अब मूललता किसे कहते हैं? देखिए, मूलरता में किसमें घुला हुआ रहता था? लीटर में। किसमें घुला हुआ रहता है? लीटर में। तो मूलरता में घुला हुआ रहता है लीटर में, जबकि मूललता में घुला हुआ रहेगा 1 केजी में। ठीक है, तो किसी बिलियन के 1 केजी में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मूललता। अगर हम इस जगह पर 1 केजी के जगह पर लीटर कर दे तो वो हो जाएगा मूलरता, है कि नहीं? जबकि केजी कहा जाए तो मूललता। तो किसी बिलियन के 1 केजी में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मूललता कहा जाता है। मूललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटा में केजी में बिलियन का द्रव्यमान गुने 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मूल प्रभाज किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपको VVI है, इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मूल प्रभाज किसे कहते हैं? तो बिलियन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, बिलियन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को बिलियन के या विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? n बटा में n प्लस n। जहां पर आपको देखिए 2 तरीकों से पूछा जाए। अगर कहा जाए कि विलय के मोलों की संख्या तो वो हो जाएगा n और बटा में बिलियन प्लस विलायक। ठीक है, ये हो गया आपका विलय के मोलों की संख्या। जबकि अगर आपसे बोला जाए विलायक के मोलों की संख्या तो क्या हो जाएगा? ऊपर में कैपिटल N प्लस n, ये हो जाएगा आपका विलायक, ये हो जाएगा आपका विलय। तो विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला आपसे पूछे तो n बटा में n प्लस n, कैपिटल N। अगर विलायक का पूछे तो कैपिटल N बटा में n प्लस कैपिटल N। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कि मोलर चालकत्व क्या है। तो मोलर चालकत्व क्या है? तो मोलर चालकत्व को परिभाषित करें, देखते हैं। बिलियन के आयतन सेंटीमीटर क्यूब में घुले किसी विलय के 1 मोल के चालक को इसका मोलर चालकत्व कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया कि मोलर चालकत्व क्या है। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट चालकत्व क्या है या विशिष्ट चालकत्व को परिभाषित करें। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और इसे किससे सूचित करते हैं? कप्पा से। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? विशिष्ट चालकत्व। अर्थात K बराबर प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोधकता को R से सूचित करते हैं, यानी कि कप्पा 1/R। ठीक है, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और इसे किससे सूचित करते हैं? कप्पा से। ठीक है, स्कंदन को परिभाषित करें या स्कंदन क्या है। तो चलिए, वैद्युत अपघटन की अधिक मात्रा में रहने से कोलाइडी कण के एक साथ जुड़कर बड़े आकार के अणु के रूप में अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है।
वैद्युत अपघटन की अधिक मात्रा में रहने से कोलाइडी कण का जब एक साथ जुड़कर बड़े आकार में अणु के रूप में जब परिवर्तन हो जाए, अपक्षेपित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? स्कंदन। मतलब छोटे छोटे कोलाइडी कण मिलकर अगर बड़ा कण बना ले तो उसे क्या कहा जाएगा? स्कंदन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्कंदन। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि मूलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करें। तो मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? ठीक है, चलिए, विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, ठीक है, क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, कितना क्वथनांक में वृद्धि होगी, उसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका समप्राशरी घोल को परिभाषित करें कि समप्राशरी घोल क्या है। ठीक है, तो ऐसे विलयन जिसके प्रासरण दाब समान ताप पर समान हो समप्राशरी विलयन कहते हैं। अर्थात अगर किसी विलयन में कोई पदार्थ को मिला दिया जाए और तापमान बढ़ा दिया जाए तो विलय और विलायक दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप शराब में पानी मिलाते हैं और शराब को गर्म करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? समान होगा। तो ऐसे विलयन जिसके प्रासरण दाब समान ताप पर समान हो समप्राशरी विलयन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो पानी प्लस शराब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया को परिभाषित करें। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? ठीक है, ऐसी एल्डिहाइड जिसमें XH नहीं पाया जाता। X का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। ठीक है, तो XH मतलब कि हैलोजन के साथ हाइड्रोजन का बंधन नहीं पाया जाता है, कास्टिक क्षारों के साथ कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें XH नहीं पाया जाता है, कास्टिक क्षारों के साथ कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या कहेंगे? कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है? तो उन्नयन का मतलब आप पहले समझिए कि उन्नयन जब भी रहे, उन्नयन उन्नयन जब भी रहे तो उन्नयन का मतलब क्या होता है? तो उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। और एक आपको मिल जाएगा अवनमन। तो अवनमन का मतलब क्या होता है? घटना। क्या होता है? घटना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्वथनांक का उन्नयन को परिभाषित, मतलब क्वथनांक का बढ़ना जो है उसको परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो किसी द्रव का क्वथनांक यहाँ पे होना चाहिए था आपका क्वथनांक। ठीक है, तो किसी द्रव का क्वथनांक, ठीक है, किसी द्रव का क्वथनांक जब वायुमंडलीय दाब से बढ़ जाता है तो क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। हम आपको पहले ही बताए उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो वायुमंडल दाब से क्या होता है? दाब से बढ़ जाता है। ठीक है, द्रव का जब क्वथनांक है वायुमंडलीय दाब से बढ़ जाएगा तो क्वथनांक का क्या कहलाएगा? उन्नयन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिमांक का अवनमन, वही बात बोले थे, अवनमन का मतलब होता है घटना। जब हिमांक घट जाए, क्या हो जाए? हिमांक घट जाए तो वो हो जाएगा हिमांक का अवनमन। विलयन के हिमांक में अन्य पदार्थ के मिलाने से उसके हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। जब किसी पदार्थ में आप कोई भी पदार्थ को मिलाते हैं और उसका हिमांक घट जाए तो उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। जैसे कि आइसक्रीम में बर्फ मिला दिया, नमक मिलाया हुआ रहता है ताकि क्या हो कि आइसक्रीम जल्दी न पिघले, क्योंकि उसका हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है। तो किसी विलयन के हिमांक में अन्य पदार्थ के मिलाने से उसके हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? हिमांक का अवनमन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइट को परिभाषित करें। अब हम लोग को क्या देखना है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या देखना है? इलेक्ट्रोड को परिभाषित करें। तो हमें देखना है इलेक्ट्रोड। तो चलिए, वैसे अपघटनी सेल में
धातु के 2 प्लेट की तार, वैसे अपघटनी सेल में धातु के 2 प्लेट की तार डूबी हुई तार होते हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि धातु का अगर 2 प्लेट डूबा हुआ है किसी विलयन में, ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे कि धातु का 2 प्लेट अगर डूबा हुआ है, जैसे कि जिंक का, साथ में क्या चीज का? कॉपर का, अगर ये प्लेट डूबा हुआ है तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो धातु के 2 प्लेट की तार अगर विलयन में डूबी हुई रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्याग या प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड आपको देखने को मिल जाएंगे, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड, ठीक है। कैथोड क्या होता है? माइनस चार्ज। एनोड क्या होता है? प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है? त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, प्लस हो रहा है। यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए ये कैथोड है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्याग या प्राप्त करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है कि नहीं? और ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोड विभव। अब देखेंगे वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन को परिभाषित करें तो वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन क्या होता है? तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कहते हैं। शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो होता है P0 PS बटा में P0, अर्थात एक है आपका विलय, विलायक और विलय। विलायक माइनस विलय बटा में क्या होगा? विलायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परासरण को परिभाषित करें। अब क्या है आपका? परासरण। ठीक है, तो किसी प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलायक यहाँ पे होना चाहिए, विलायक किसी अर्ध परागम्य झिल्ली को, विलायक किसी अर्ध परागम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्रण में प्रसारित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? परासरण। उसे क्या कहते हैं? परासरण। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं पे हो जाता है, अगली बार हम बता रहे थे। अब आगे प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? प्रासरणी दाब को परिभाषित करें तो इसमें विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, इतना लाइन इसका छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग। तो विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसे क्या कहेंगे? विलयन का प्रासरणी दाब। उसे क्या कहा जाएगा? विलयन का प्रासरणी दाब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया को परिभाषित करें। ठीक है, तो ब्रोमो या आयोडो एलिन, यहाँ पे आयोडो होना चाहिए, ब्रोमो या आयोडो एलिना सूक्ष्म ईथर की अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो ठीक है, तो चलिए हम अब ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया दिखाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया आपको एग्जाम में लिखना होगा इस प्रकार से। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया लिखना होगा। ये हो गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Br और Br की अभिक्रिया करेंगे मैग्नीशियम के साथ और सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर। ठीक है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में तो हमारा क्या बनेगा?
यहाँ पर अब हो जाएगा आपका MgBr, MgBr, ठीक है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का 17 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और लगातार दिए जाएंगे। लगभग 50+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपोर्टेंट